भी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव देख रहे हैं और एडजेक्टिव पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के माध्यम से हम कुछ जो अन्य रूल हैं उनको जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि SP बख्शी साहब ने अपने बुक में दिया हुआ है। तो हम अभी तक एडजेक्टिव से संबंधित सभी रूल पढ़ चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि SP बख्शी साहब ने कुछ रूल अलग तरीके से समझाए हैं। तो उन्होंने जो समझाए हैं वो हम देख रहे हैं। चलिए, हमने अभी तक पिछले जो पार्ट में देखा था उसमें हमने अभी तक 31 क्वेश्चन देख लिए थे। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक नए रूल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि ही हो गया सब्जेक्ट जो कि एक प्रोनाउन है, उसके बाद इसके अनुसार वर्ब हो गई। ये सीनियर एंड ओल्डर हमें दिख रहे हैं जो दो कंपैरेटिव डिग्री हैं। क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दिख रही है, जिसके माध्यम से हम तुलना करते हैं, तुलना दर्शाते हैं, कंपैरिजन दर्शाते हैं। और हमारा एक प्रीपोजिशन देखो देन आया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में प्रीपोजिशन देन का प्रयोग होता है। और दो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर हम गौर से देखें इन दो कंपैरेटिव डिग्री की, तो एक कंपैरेटिव डिग्री हमारी लैटिन लैंग्वेज से ली गई है जो कि सीनियर है, लास्ट में OR लगा हुआ है। हमने ये ध्यान दिया था कि OR लगा हुआ है, तो वो जो लैटिन वर्ड हैं हमारे 12, उसमें से ये एक वर्ड है सीनियर। और ओल्डर हमारा जो हमारा जनरल रूप है, हम पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो ये ER वाला जो होता है, इसके साथ हमने पढ़ा था कंपैरिजन के सेंस में, हमने पढ़ा था कि अगर ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई है और इसके माध्यम से कंपैरिजन की जाती है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन देन आता है, उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन आता है जिससे तुलना करनी होती है। तो हमारे सारे स्ट्रक्चर सही दिख रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा था जो हमारे लैटिन से आए हुए वर्ड हैं जिनमें लास्ट में OR रहता है, और इसमें से 5 तो हमारी कंपैरिजन वाला जो सेंस है, यानी उसका भाव नहीं देते हैं, यानी उन्होंने अपनी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं प्रयोग होते हैं। उनकी बात छोड़ दी जाए तो बाकी बचे 7 वर्ड जो हैं वो कंपैरेटिव डिग्री जैसे प्रयोग होते हैं। तो ये उन्हीं 7 में से एक है सीनियर। लेकिन हमने पढ़ा था ये प्रीपोजिशन देन ना लेकर के प्रीपोजिशन टू लेता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे दो कंपैरेटिव डिग्री तो आए हुए हैं, लेकिन दोनों के लिए प्रीपोजिशन अलग है, दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। अगर दोनों एक ही प्रीपोजिशन ले रहे होते तो हमारा काम बन जाता कि भाई हम दोनों के लिए प्रीपोजिशन देन मान लेते, जो कि कॉमन हो गया, हम मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सीनियर के लिए भी पोजीशन मतलब प्रीपोजिशन जो है वो चाहिए इसके हिसाब से। तो अगर प्रीपोजिशन दोनों के लिए अलग अलग चाहिए तो आप प्रीपोजिशंस को हटा नहीं सकते हैं। तो आपको सीनियर के बाद टू प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा, यानी ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन, यानी इसका प्रीपोजिशन अलग है, ये टू लेता है, इसका देन है तो इसको आप प्रीपोजिशन टू दीजिए, और इसका प्रीपोजिशन आप जो है देन दीजिए, और दोनों के लिए कॉमन हो गया आई, तो आई को आप रख सकते हैं और इन दोनों को एंड से जोड़ देते हैं हम। तो यहाँ सीनियर के बाद क्या होना चाहिए, सीनियर के बाद टू। तो हमने इस रूल में क्या जाना कि ये अगर यदि हम दो एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं, दो एडजेक्टिव के जोड़, चाहे ये कंपैरेटिव डिग्री हो, चाहे पॉजिटिव डिग्री हो, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर ये प्रीपोजिशन इनके बाद हम प्रयोग करने वाले हैं और ये अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, तो हम दोनों को प्रीपोजिशन देंगे, हटा नहीं सकते हम कोई प्रीपोजिशन। तो इसके लिए हमें सीनियर के लिए प्रीपोजिशन टू रखना होगा। तो ये एक नया रूल है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, जो यहाँ पे SP बख्शी साहब बता रहे हैं कि भाई आपको अगर एक ही सेंटेंस में एंड के माध्यम से एडजेक्टिव जोड़ दिए जाएं, जो एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं वो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हों, तो आपको प्रीपोजिशन उनके बाद रखना है, ये चूँकि वो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। आप एक के अनुसार प्रीपोजिशन रखें और दूसरे के अनुसार ना रखें तो ये सेंटेंस गलत होता है। अगले सेंटेंस देख लेते हैं, इसी प्रकार का है, करें हिज ड्रेस इज डिफरेंट। देखिए, हिज ड्रेस इज डिफरेंट, यानी उसकी ड्रेस डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। अब देखिए एंड लगा दिया, एक एडजेक्टिव तो ये हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया हमारा चीपर। चीपर हमारा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो गई, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। एक हमारा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है, दूसरा हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
इसके हिसाब से तो यहाँ हमने देन प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने देन प्रयोग किया है, जबकि हमें क्या लगाना है, इसके अनुसार यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, फ्रॉम लगाना होगा, क्योंकि ये क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, यानी डिफरेंट जो हमारा एडजेक्टिव है इसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद हमारा जो ये प्रोनाउन है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। और हमें पॉजिटिव केस चाहिए। पॉजिटिव केस क्यों चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये पॉजिटिव केस है, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव केस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ हिज ड्रेस है तो हमें यहाँ रखना चाहिए माई ड्रेस। माई ड्रेस को हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पॉजिटिव की, क्योंकि ड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए, नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम पॉजिटिव केस के जो प्रोनाउन है उससे रिपीट कर सकते हैं, मतलब इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ माइन रख देंगे देन के बाद, तो ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे गलती क्या हमारी, वहाँ पे माइन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट के बाद हमें फ्रॉम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग प्रीपोजिशन लेता है, चीपर के अनुसार तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अगला देख लेते हैं हम, जैसे सी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। हम कह रहे हैं यहाँ पे सी इज स्ट्रॉन्गर, एक एडजेक्टिव हो गया स्ट्रॉन्गर, एक हो गया यंगर, अब देन लग गया देन हर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, और कोई लैटिन वाला वर्ड तो है नहीं कि ये प्रीपोजिशन अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, ये दोनों प्रीपोजिशन देन लेते हैं। तो अब हम देन को कॉमन मान के चल सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए प्रीपोजिशन हमारा आ गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और सीख रहे हैं, कंजंक्शन जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, वो जो चीज़ें कॉमन हो सकती है उसे उसके माध्यम से कॉमन कर दिया जाता है। जैसे देन यहाँ कॉमन हो सकता था, तो देखिए ये एंड के माध्यम से स्ट्रॉन्गर, और यहाँ समझ लीजिए ये था स्ट्रॉन्गर भी देन लेता, स्ट्रॉन्गर के बाद भी हमें देन लगाना पड़ता, और हमें यंगर के बाद भी देन लगाना पड़ता। तो देन तो दोनों के साथ है, तो किसके साथ में, ये अलग, हम देन को ले लेते हैं एक साथ में, और इसको और यंगर को एंड के माध्यम से जोड़ देते हैं। तो ये व्यवस्था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर देता है। तो हमने कहा कि ये चूंकि समान था, भाई अन्य जगह भी इसके लिए देखो अलग लग रहा था, इसलिए हमें यहाँ प्रीपोजिशन रखना पड़ रहा था, यहाँ भी इसके साथ अलग लगता है, तो हमें लगाना पड़ रहा था यहाँ पे। तो हमने ये रूल पढ़ा इसके माध्यम से, इन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये रूल पढ़ा कि अगर आप 2 एडजेक्टिव को एंड के माध्यम से जोड़ रहे हैं, तो अगर वो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं तो आपको दोनों के साथ में जो प्रीपोजिशन लेते हैं उसे रखना है, आपको हटा नहीं सकते आप। अगर एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं तो एक प्रीपोजिशन रख करके हम चला सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही था। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा सेंटेंस में अब एक और रूल है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि यदि नाउन जो है, हम एडजेक्टिव को, अभी तक हम क्या जानते हैं, एडजेक्टिव को हम जिस नाउन की विशेषता बता रहा होता है उस नाउन के पहले रखते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर जो है नाउन हमारा जो है, नाउन के बाद क्या है, नाउन के बाद अगर एक प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाए, अगर नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो एडजेक्टिव है उसे नाउन के बाद रखना होगा। जैसे चलिए देखते हैं सेंटेंस में, यहाँ बात है द सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया क्या, ये नाउन है, द सब्जेक्ट इज अ वर्दी मैटर, वर्दी मतलब कीमती समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कीमती या मूल्यवान, अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, यानी नोट मतलब यहाँ टिप्पणी है, टिप्पणी के क्या है, ये एक योग्य मैटर है, ये कह लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है ये सब्जेक्ट जो है वो नोट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कह लीजिए, ये है यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि ये नाउन है, देखिए नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन लग रहा है। अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए तो ये कह रहे हैं कि इस नाउन के लिए जो आपने एडजेक्टिव लाया है ये आप इस नाउन के बाद रखेंगे, इन प्रीपोजिशन से पहले और इस नाउन के बाद। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ये होना चाहिए क्या, कि मैटर हो गया, मैटर, उसके बाद आप रखेंगे वर्दी ऑफ, उसके बाद रखेंगे जो ये नाउन था, नोट रखेंगे आप। तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यानी अगर किसी नाउन के साथ में प्रीपोजिशन भी आ रहा है तो आप उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं
तो उस एडजेक्टिव को आप नाउन के पहले न रख करके नाउन के बाद में रखेंगे। जैसे ये देखिए अगला सेंटेंस देखिए, ही इज अ सुइटेबल मैन फॉर दिस पोस्ट। ये प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आना ही आना है, लेकिन देखिए इस नाउन के बाद ठीक प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये कह रहे हैं जो आपने ये एडजेक्टिव लगाया इस नाउन के पहले, इसको इस नाउन के बाद रखिए, यानी मैन, उसके बाद रखिए सुइटेबल, अ मैन सुइटेबल फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि ये देखिए ये आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि किसके लिए आ रहा है, पता है, ये एडजेक्टिव जो हमारा है, ये प्रीपोजिशन इस एडजेक्टिव के लिए आ रहा है, ये प्रीपोजिशन जो आ रहा है हमारा इस एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। और अगर ये प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के लिए आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको एडजेक्टिव से अलग मत कीजिए, उसके बीच में नाउन ना डालिए। बेहतर होगा कि इस नाउन को आप पहले ही रख लीजिए और एडजेक्टिव और ये प्रीपोजिशन साथ रहने दीजिए। वर्दी ऑफ समथिंग, वर्दी ऑफ समथिंग है तो किसी चीज़ के योग्य होना, ये देखिए तो क्या होना चाहिए, ये वर्दी के साथ ये प्रीपोजिशन आप आता है, तो ये इसको साथ में रखिए। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, तो ऐसा नाउन, तो आप इसको दूसरे रूप में हम देख रहे हैं कि भाई एक ऐसा नाउन जिसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया हो, तो अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाया जाए तो वो एडजेक्टिव आप क्या काम कीजिए, इस नाउन के बाद रख दीजिए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन इसी एडजेक्टिव के लिए आता है। तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे ही इज अ मैन सुइटेबल फॉर दिस पोस्ट। देखिए सुइटेबल फॉर चूंकि सुइटेबल के साथ में कम्बिनेशन है प्रीपोजिशन का हमारा, तो इसलिए जो है एडजेक्टिव का कम्बिनेशन है ये, इसलिए इसको एक दूसरे से अलग मत कीजिए, या आप बल्कि ये नाउन को पहले रख लीजिए सुइटेबल से। ऐसे ही दिस सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट, तो ये करना होगा आपको यहाँ पे। तो हमने एक और रूल जाना यहाँ पे जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, कि अगर आप किसी नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन ले आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं तो आप उस नाउन के पहले न लगा करके प्रीपोजिशन के साथ में लगा लीजिए, यानी नाउन को पहले रख लीजिए और ये एडजेक्टिव उसके बाद रख लीजिए। अगला रूल हम देखते हैं, अगले रूल में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, अभी इसके बारे में भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आप ये रूल देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, मेरी बुक सिंगुलर है तो इज लगा, इज 3 times, ठीक है, 3 times एज चीप एज योर्स। क्या है, मेरी बुक 3 गुना, मतलब 3 गुना इतनी मतलब सस्ती है जितनी कि तुम्हारी बुक, मतलब मेरी किताब जो है वो 3 गुना सस्ती है जितनी कि तुम्हारी किताब। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए क्या समानता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या उसको उसके मल्टीपल को दिखाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे उसके गुने के रूप में दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पे कह रहे हैं एसपी बख्शी साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यदि आप गुना के रूप में ऐसे आए तब आप क्या करेंगे, आप इस रूप में दिखाएंगे। ये कह रहे हैं कि आप इसको इस रूप में नहीं रखेंगे। जैसे ये दिया कैसे जा सकता है, जैसे ये दिया जा सकता है माई बुक इज 3, देखिए आपको लगेगा तुलना करनी है, हमें लगेगा ये सेंटेंस ऐसे दिया 3 times चीपर देन योर्स। अच्छा, अब ये यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग हो जाता है, ये आप अब बेहतर रूप से जान पा रहे होंगे। अगर आपने पीछे के हमारे सारे मतलब पार्ट देखे होंगे, प्रोनाउन के पार्ट देखे होंगे, तो आप ये बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो क्या है, मैं तुलना करने वाला हूँ 2 चीज़ों में, एक मेरी किताब है और तुम्हारी किताब है, इन चीज़ों के बीच में तुलना करने वाला हूँ। तो भाई जिससे मतलब जिसकी तुलना करने वाला हूँ उसे पहले रख लिया हमने, उसके हिसाब से वर्ब लगा ली, वर्ब के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री लगा लेते हैं, जिस गुण की तुलना करना चाहते हैं वो एडजेक्टिव वाली कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, उसके बाद देन लगाते हैं, देन के बाद जिससे तुलना करना चाहते हैं वो रखते हैं, और जिससे तुलना करना चाहते हैं यदि वो एक नाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आ रहा है तो हमारा अगर वही नाउन रिपीट होने वाला है तो हम उस नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए उस पॉजेसिव एडजेक्टिव और उस नाउन को दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से, पॉजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे, योर्स का मतलब है योर बुक, लेकिन बुक को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए योर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ योर नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ
पोजेसिव एडजेक्टिव, और इस नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड चाहिए वो होगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, तो इसलिए यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन लग रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सेंटेंस ऐसे बना करके दिया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि यदि हमारा जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि ये 3 टाइम्स यानी टाइम्स कर करके अगर वर्ड आ जाए कोई, तो आप इसे कंपैरेटिव डिग्री में ना दिखा करके क्या दिखाएंगे, आप इसे पॉजिटिव डिग्री वाला जो हमारा एडजेक्टिव है उसके माध्यम से यहाँ तुलना ना दिखा करके हम समानता दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ तुलना ना दिखा कर हम समानता दिखाने, यानी अगर सेंटेंस में टाइम्स का प्रयोग हो जाता है, टाइम्स का प्रयोग हो जाता है, तब आप इसे कंपैरिजन नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप इसे पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम समानता दिखाते हैं, इक्वलिटी दिखाते हैं, वो आप दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे समानता दिखाने वाला क्या स्ट्रक्चर हमारा, कि जिसकी तुलना की जा रही है उसे रखते हैं, फिर इज लगाएंगे। अब हमने कहा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, जितना टाइम्स वाला ये आ जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स, उसके बाद आप एज लगा लेंगे, 3 टाइम्स एज लगा लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, उसके बाद एज रखेंगे, उसके बाद जिससे तुलना करनी है वो रखेंगे आप। तो इस तरीके से आप अगर टाइम्स का आ गया तो आप यहाँ पे समानता दिखाने का प्रयास करेंगे, ना कि आप यहाँ पे कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। तो माई बुक इज 3 टाइम्स एज चीप, मतलब 3 गुना जितनी सस्ती है जितनी की तुम्हारी, यानी कुल मिला के मेरी किताब तुम्हारी किताब से 3 गुना क्या है, सस्ती है, ये हम कह रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे अगला देखते हैं, जैसे अगला सेंटेंस है देखिए, योर इनकम इज, तो देखिए यहाँ योर इनकम हो गया, ये नाउन भी आया है साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर हम तुलना करेंगे उधर योर इनकम तो माई इनकम या किसी अन्य की इनकम, तो किसी अन्य की इनकम अगर आप रखना चाहते हैं, अगर उधर इसे हटा करके आप प्रोनाउन प्रयोग करना चाहते हैं, तो जैसे मेरी इनकम मैं कह रहा हूँ, तो हम क्या लगाएंगे, माइन लगाएंगे केवल, बस माइन, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएंगे हम बस, यानी इन दोनों को रिप्लेस कर, जबकि माइन का मतलब क्या है, माई इनकम। लेकिन यहीं आप बात ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोनाउन उधर नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ, वहाँ मैं कहना चाहता हूँ तुषार की इनकम, जैसे ये तुषार की इनकम है, तो भाई अब हमें जैसे हम कहें राम की इनकम, तो राम्स इनकम कहता, मैं क्या कहता, राम्स, ये पॉजिटिव केस लगाता राम्स इनकम। लेकिन इनकम को तो हम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन पहले आ चुका है, तो हम केवल क्या कह के छोड़ देंगे, राम से कह के छोड़ देंगे, राम नहीं कहेंगे, राम की, इतना कह के छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए तुषार की कह के छोड़ा गया है। इन चीज़ों को आप ध्यान में समझ पाएंगे नहीं, एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाएगा, एज के बाद तुषार अकेले तुषार दे दिया गया तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, योर दे दिया तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा किस तरीके से यहाँ चल रहा है, योर इनकम इज मैनी टाइम्स एज हाई, देखिए मैनी टाइम्स, जितना टाइम्स है इसको पहले लगा लें, फिर एज लगाना है, फिर एडजेक्टिव की जो है वो पॉजिटिव डिग्री लगानी, फिर एज लगाना है, फिर आपको रखना है जिससे आप तुलना कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारी इनकम कई गुना है, कई गुना जितनी अधिक है जितनी की तुषार की, इसका मतलब तुम्हारी इनकम जो है वो तुषार की इनकम से कई गुना अधिक है, हम कहना चाहते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस, अगर ये चीज़ ना आए, अगर ये चीज़ यानी टाइम्स लग करके ना आए, तो हम क्या करेंगे, अपना जो सामान्य सा कंपेरिजन करने वाला लगा सकते हैं। फिर जैसे ये है, दिस बुक इज 5 रुपीज़ चीपर, देखिए अब यहाँ 5 रुपीज़ आया, ना कि टाइम्स नहीं आया, बस ये गुना नहीं आया, यहाँ पे इतने गुना नहीं हम कह रहे हैं, यहाँ 4 रुपये सस्ती हम कह रहे हैं, तब आप लगाएंगे, देखिए 5 रुपीज़ चीपर लगाया आपने, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाई, अब आप देन लगाएंगे, देन के बाद ये लगाएंगे। यहाँ भी देखिए किसको रिप्लेस कर रहे हैं आप, दिस बुक, अब यहाँ योर बुक की जगह आप लगा रहे हैं योर्स, यानी यह किताब 5 रुपये सस्ती है अपेक्षाकृत तुम्हारी किताब के। अगला सेंटेंस देखिए, दिस टेबल, यहाँ पे भी दिस टेबल जो है, दिस टेबल इज 10 किलो लाइटर, 10 किलोज लाइटर, यानी 10 किलो हल्की है। अब देखिए अब तुलना करनी है, देन लगाएंगे, देन दैट टेबल, यानी उस टेबल की अपेक्षा यह टेबल 10 किलो हल्की है, 10 किलोग्राम क्या है, हल्की है। तो दैट के बाद टेबल लगा नहीं सकते थे आप, तो आप दैट से काम चलाएंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे एक और रूल हमने पढ़ा कि भाई कंपैरिजन जब हम करते हैं, अगर उसमें टाइम्स आ गया, टाइम्स करके अगर वर्ड आ गया, तो आप उससे क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री वाले से आप समानता दिखाने का प्रयास करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा अगला जो सेंटेंस है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं
कि कुछ एडजेक्टिव, हालांकि हम इनकी पहले बात कर चुके हैं, कुछ एडजेक्टिव हमारे ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, हम कह लें कि जिस नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बता रहे होते हैं, हम जानते हैं एडजेक्टिव ज़्यादातर क्या आ रहे हैं, एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं उसके पहले प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे ये एडजेक्टिव के प्रयोग को हम क्या कहते थे, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहते थे। लेकिन हमने बात की थी कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो जिस नाउन के बारे में बताएंगे उस नाउन से बाद में आएंगे, इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कह रहे थे। और हमने वहाँ पे विशेष जोड़ करके बताया था कि भाई जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं उसके बाद ही आएंगे तो इसके पहले एक वर्ब आ जाएगा जो कि इन ज़्यादातर क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये आ जाएगा, उसके बाद ही एडजेक्टिव आएंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, कभी कभी क्या होगा कि ये नाउन आ जाएगा और नाउन के पहले ही ये इसके लिए जो प्रयोग होने वाला जो वर्ड है, जो इसकी विशेषता इसके बारे में बताएगा, वो इस वर्ब से पहले भी आ सकता है। तो ये चीज़ें देखिए, एक आध एग्जाम्पल ऐसे भी मिल रहे हैं हमें। देखिए यहाँ पे सी एलोन, सी प्रयोग हो गया, सी के बाद अलोन आ गया। देखिए यहाँ पे एक विशेष स्थित है, ज़्यादातर हमें ऐसे ही मिलेगा, को प्रेडिकेट पार्ट में चला जाएगा, इसलिए हम उसको एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एलोन हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सी हम डालना चाहते हैं, जोर एम्फेसाइज करना चाहते हैं सी पर, और एलोन यानी वह अकेली, हम कह रहे हैं वह अकेली। लेकिन अगर हमने इसे प्रेडिकेट के पार्ट में डाला तो इज के बाद रखते, इज के बाद जैसे ही रखते तो ये रिस्पॉन्सिबल के पहले आ जाता, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल के पहले आ जाता, जो कि एक एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है तो ये इस एडजेक्टिव के पहले आकर के इसके बारे में बताने लगता, ना कि सी के बारे में। तो क्या हो जाता, ये एडवर्ब हो जाता, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला वर्ड क्या है, वो एडवर्ब है। तो हम यहाँ तब अर्थ क्या हो जाता, सी इज अलोन रिस्पॉन्सिबल, इसका अर्थ अलग हो जाता कि वह है अकेली उत्तरदायी, अकेली उत्तरदायी है, इसका मतलब किसी चीज़ के लिए वो अकेली जवाबदेह है, ये चीज़ हो जाता। मतलब तब ये रिस्पॉन्सिबल की विशेषता बताने लगता, अलोन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये चीज़ हो जाता। तो ये चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे इसके बाद इसको रख दिया गया है, ताकि ये इसके बारे में इम्फेसाइज कर सके, यानी वह अकेली रिस्पॉन्सिबल है फॉर माई प्रॉब्लम्स, यानी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो अकेली क्या है, जिम्मेदार है, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ देखा एक ऐसा एडजेक्टिव हमें मिला जो इसको प्रेडिकेटिव यूज भी हम नहीं कह सकते, कैसे, क्योंकि प्रेडिकेट के पार्ट में गया ही नहीं, प्रेडिकेट का पार्ट तो ये है हमारा। तो आप ये देखिए कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होंगे हमारे जो कैसे, अच्छा देखिए वैसे ये ऐसे प्रयोग होता है, सी इज, ये प्रेडिकेटिव ही यूज होता है। हम पढ़ रहे हैं ऐसे एडजेक्टिव जो प्रेडिकेटिव ही यूज होते हैं। तो देखिए सी इज एलोन, अगर हम कहते हैं वह अकेली है तो ऐसे हम पढ़ते हैं सी इज अलोन। लेकिन यहाँ पे इसको अलग तरीके से यूज किया गया है, तो हम ये भी स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि कभी कभी क्या होगा, जो हमारा वर्ब है उससे पहले भी ये जिस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, वो उसके बाद प्रयोग हो सकता है, जैसे इस सेंटेंस में है। तो सी एलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स, ये हो गया। अगला हम देखते हैं, अब देखिए अगले में क्या है, अब सब में प्रेडिकेटिव यूज आपको मिलेगा, और एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं ऐसे एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका हम प्रेडिकेटिव यूज ही कर सकते हैं, उन्हें हम क्या सब्जेक्ट के पार्ट या नाउन से पहले नहीं रख सकते, जिस नाउन के बारे में वो बता रहे हैं उस नाउन के पहले नहीं रख सकते। जैसे यहाँ देखिए आई फाउंड, मैंने पाया था उस लड़के को कैसा, सोया हुआ पाया था, यानी एस्लीप, एस्लीप मतलब सोते हुए पाया था या सोया हुआ पाया था, ये समझ लीजिए, यहाँ पे एस्लीप हो गया। तो यहाँ पे इस किसको सोता हुआ बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है इस बॉय को, तो बॉय के बारे में बता रहा है लेकिन उसके बाद आ रहा है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग देखिए यहाँ पे बाद में ये प्रयोग हुआ है। द मैन इज इल, ये मैन के बारे में बता रहा है, इल जो है बीमार है, बता रहा है कि वह आदमी बीमार है, तो बीमार जो है ये इस व्यक्ति को बता रहा है, लेकिन देखिए ये क्या है, इसके बाद आ रहा है, तो ये क्या है, इल ऐसा एडजेक्टिव है जो कि प्रेडिकेटिव ही यूज होगा, वो जिस नाउन के बारे में बताएगा उसके पहले नहीं आ पाएगा। ऐसे अफ्रेड है, हमने अफ्रेड के बारे में देखा था, द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग्स, यानी वह आदमी भयभीत है मेरे कुत्तों से, यानी कि भयभीत है, तो भयभीत कौन है, ये आदमी है, तो देखिए ये है। और ये देख रहे हैं हम भली बात प्रयोग हो रहा है, प्रेडिकेटिव पार्ट में जा रहा है, तो एडजेक्टिव के प्रेडिकेटिव यूज हैं, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं उनके पहले प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उनका एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होता है, उनका सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज होता है। जैसे दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, अब देखिए ये क्या है, वर्थ रीडिंग मतलब यहाँ पे देखिए इस बुक के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये जो वर्थ है ये इस बुक के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एडजेक्टिव हो गया, यानी पढ़ने के योग्य समझ लीजिए, ठीक है, यह बुक जो है वर्थ रीडिंग यानी पढ़ने के योग्य है, ठीक है, पढ़ने के
के लायक है, आप कह लीजिए यहाँ पे। 20 years ओल्ड ब्लैक अमेरिकन। अब अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़, एक रूल और देख रहे हैं हम, यहाँ तक ये रूल देख लिए। अब इसके बाद एक रूल हमें और देखना है, जो कि रूल है, ये एडजेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होगा, हमने बात की थी एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक, जब एडजेक्टिव आप क्वालिटी पढ़ा था हमने, तो क्वालिटी में हमने एडजेक्टिव की बात की थी कि एडजेक्टिव की, ये एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो क्या करता है, किसी नाउन के बारे में क्या क्या बताता है, या तो उसके साइज को बताता है, और उसके शेप को बताता है, यानी उसके आकार को बताता है, या उसकी क्या बता सकता है, उसकी एज बता सकता है, या उसके कलर को बता सकता है, या उसके मेरिट को बता सकता था, ये डिमेरिट को बता सकता था उसकी। अब यहाँ हम ले लेते हैं उसकी नेशनलिटी को बता सकता है, ठीक है। उसके नाउन किस मटेरियल का बना है, मटेरियल को बता सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद नाउन होगा। तो हम देख रहे हैं अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसमें एक क्रम है। अगर ये एडजेक्टिव एक साथ आ जाए, यानी हम कई एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग कर लें, यानी एक ही सेंटेंस, यहाँ कहने का मतलब है हम एक ही सेंटेंस में कई एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग कर लें, जो क्या करें, जो एडजेक्टिव आप क्वालिटी के रूप में ही प्रयोग हो रहे हों। एक एडजेक्टिव क्या करे, उस नाउन के पहले आएगा, नाउन का क्या, नाउन के साइज को बता रहा हो, एक उसके शेप को बता रहा हो, एक उसके कलर को बता रहा हो, ठीक है। इन चीज़ों को अगर बता रहा हो, तो ऐसे एडजेक्टिव का क्रम क्या होगा, किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे। तो इसके लिए आप जो है एक चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं, ये क्रम है यस यस ए सी एन एम, ये क्रम याद रखना है। तो ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए एस का मतलब क्या है, इस एस का मतलब है साइज, यानी पहले साइज बताने वाला एडजेक्टिव पहले रखेंगे, फिर आप शेप बताने वाला रखेंगे, आकृति को बताने वाला। शेप का मतलब होता है, मतलब शेप का मतलब होता है आकृति, वो राउंड के आकार का है, ठीक है, वो राउंड के आकार का है, या सर्कुलर है, या हम कहें स्क्वायर के शेप का है। साइज में क्या है, स्मॉल है, बिग है, ये साइज है। और ए से होगा यहाँ एज, ए का मतलब है एज, ठीक है। और सी का मतलब है कलर, सी का मतलब है कलर, यानी पहले साइज वाला एडजेक्टिव रहेगा बताने वाला, फिर शेप बताने वाला, फिर एज बताने वाला, फिर कलर बताने वाला। एन का मतलब नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता बताने वाला। एम का मतलब मटेरियल, मटेरियल बताने वाला। ये जो रहेगा, ये क्रम रहेगा हमारा एडजेक्टिव का। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ, अगर इनमें से जो भी मिले आप उसी क्रम में रखेंगे। जैसे हमने क्या कहा है, यस का मतलब है साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनलिटी, फिर मटेरियल। मान लीजिए इसमें से 3 एडजेक्टिव प्रयोग करता हूँ मैं। चलिए देखते हैं, जैसे 20 years ओल्ड, ये क्या है, ये एज वाला शुरू हो गया, देखिए एज वाला हमने रखा। उसके बाद ब्लैक रखा, देखिए कलर है, उसके बाद कलर रखा ब्लैक। उसके बाद नेशनलिटी रखी अमेरिकन, अमेरिकन के बाद उसके बाद निग्रो रखा, देखिए यहाँ पे। तो ये आप, ये नाउन है निग्रो, ये तो नाउन है, ये मटेरियल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में नाउन रखना ही होता है ना। ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव, 3 एडजेक्टिव मैंने प्रयोग किए हैं। एक ये 3 वर्ड का जो है ये एडजेक्टिव, ये एज को बता रहा है। उसके बाद ब्लैक वाला कलर को बता रहा है, अमेरिकन वाला ये नेशनलिटी को बता रहा है। 3 एडजेक्टिव हम रख रहे हैं, तो भाई हम अमेरिकन वाले को पहले रख सकते थे, ब्लैक वाले को सबसे लास्ट में रख सकते थे, ये क्रम, लेकिन वो गलत हो जाता। तो हमें ये क्रम रखना पड़ेगा, कैसे, ए सी एन के हिसाब से, इसके हिसाब से। अगला देख लेते हैं हम, जैसे अगला हमारा है, तो हमें क्या रखना है, यस यस ए सी एन एम के हिसाब से। हम यहाँ देखते हैं, तो हमारा ये एडजेक्टिव देखिए यहाँ क्या है, आई स्मॉल, देखिए ये साइज आ गया, ये साइज आ गया, आई स्मॉल। उसके बाद देखिए साइज के बाद क्या है यहाँ पे, इंडियन, यानी नेशनलिटी है, देखिए। तो यानी ये सब एडजेक्टिव नहीं आए इस सेंटेंस में। उसके बाद स्टेडियम आ गया। तो ठीक है, 2 एडजेक्टिव प्रयोग हो रहे थे, दोनों एडजेक्टिव में हमने क्रम क्या रखा, पहले साइज वाला रखा, और उसके बाद नेशनलिटी थी वो रखा, उसके बाद नाउन रख लिया। आई स्मॉल इंडियन स्टेडियम, यानी एक भारतीय स्टेडियम। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ फुल स्टॉप तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, चूँकि हम एक, समझ लीजिए कि एक स्ट्रक्चर की सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ वर्ब नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस कोई कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब हम करें अगले में, देखिए चलिए हम क्या बात कर रहे हैं, यस यस ए सी एन एम होना चाहिए। तो हम देखते हैं, अब बिग, बिग साइज, ये साइज बता दिया। राउंड, राउंड क्या बता दिया, शेप बता दिया। ब्लैक क्या बता दिया, कलर बता दिया, यानी ये नहीं है, एज नहीं है ब्लैक। उसके बाद नेशनलिटी आ गया इंडियन, मटेरियल आ गया प्लास्टिक, देखो
प्लास्टिक टेबल। वैसे हम अगर कहते हैं कि अगर दो नाउन एक साथ में मिलकर देखिए, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि टेबल के ये प्रकार को बता रहा है, काइंड बता रहा है टेबल किस प्रकार की है, तो ये हो गया प्लास्टिक, इन मटेरियल हो गया। तो इस तरीके का अगर कई एडजेक्टिव, इसमें कितने एडजेक्टिव, एक हुआ, 2 3 4 5 एडजेक्टिव साथ में आ रहे हैं जो किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो इनका क्रम इस रूप में होगा। अगला देख लेते हैं हम, जैसे स्पेसियस, स्पेसियस मतलब काफ़ी जगह लेने वाला, स्पेसियस हो गया, तो यानी ये क्या बताया, स्पेसियस ने हमें बताया साइज को बताया, स्पेसियस के बाद डार्क, डार्क ने कलर को बताया, उसके बाद सेल, सेल हो गया नाउन हमारा, कुछ क्या हो गई, ये हो गया। ऐसे ही लार्ज, लार्ज ने क्या बताया, साइज को बताया, अ लार्ज ग्लास, ग्लास ने क्या बताया, मटेरियल बता दिया। रूम, रूम हो गया हमारा नाउन। लास्ट में नाउन तो रहेगा ही, उसके पहले हम देख रहे हैं एडजेक्टिव जो प्रयोग हो रहा है, उनमें अगर कई एडजेक्टिव आ रहे हैं जो इनमें से होंगे तो उनका क्रम ये होना चाहिए। तो हमने ये देख लिया जो अभी तक हमने नहीं देखा था, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस जो हम देखने वाले हैं, हमारे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, हमारे कुछ, हम कहेंगे हमारे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं। अभी हालांकि हमने वर्ब पढ़ा नहीं है, तो वर्ब तो थोड़ा हम इसको वर्ब जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। हालांकि उसकी चर्चा हम एक बार यहाँ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान रहे इसके बारे में। अगर बेहतर रूप में समझ तभी आएगा जब वर्ब को पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ वर्ब हमारी होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब, और कुछ वर्ब होती हैं जिनको हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्शन कोई दर्शाया जाता है, यानी जिसमें गतिशीलता पाई जाती है, जिनमें मूवमेंट पाया जाता है हम कह लें। और हमारी स्टैटिक वर्ब ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, जिनमें कोई गतिशीलता नहीं पाई जाती है, स्टैटिक वर्ब उनको कहते हैं। और स्टैटिक वर्ब हमारी जो होंगी उस पर आधारित ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो हम ये देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं यहाँ क्या बात करने वाले हैं। हम यहाँ एडवर्ब की बात करने वाले हैं कि भाई समानतः क्या होगा, किसी वर्ब के बारे में बताने के लिए हम जो वर्ड ले आएंगे वो एडवर्ब होगा। बस इतनी सी बात है, अब यहाँ पे इतना ही हमें याद रखना है कि कभी वर्ब की विशेषता बतानी है तो हम क्या लाते हैं, एडवर्ब ले आते हैं, एडजेक्टिव नहीं लाते हैं। क्या लाते हैं, एडवर्ब लाते हैं। एडजेक्टिव किसके लिए लाते हैं, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए जो वर्ड लाते हैं वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन हमारे कुछ वर्ब ऐसी हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बारे में बताने के लिए हम एडवर्ब ना ला करके एडजेक्टिव से काम लेते हैं। क्या करते हैं, एडजेक्टिव से ही काम लेते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव से जुड़ गया ये रूल कि हमें अब वो वर्ब याद रखनी पड़ेंगी कि इस वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव रखना है, एडवर्ब नहीं रखना है। अगर हमने एडवर्ब रखा तो क्या हो गया, वो गलत हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब कैसे प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पहला सेंटेंस हमारा, सी इज अ स्किलफुल डांसर। देखिए डांसर एक नाउन है, नाउन के पहले ये वर्ड लगा तो क्या है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, यानी वो क्या है, वह एक स्किलफुल, स्किलफुल मतलब होता है समझ लीजिए कुशल हम कह लें, ठीक है, यानी कुशल, स्किल मतलब हो गया कुशलता, योग्यता, ये हम कह लें यहाँ पे स्किलफुल हो गई यहाँ पे, मतलब वह एक कुशल कह लीजिए, वह एक कुशल डांसर है, कौशलपूर्ण मतलब कौशल से भरी हुई डांसर हम कह रहे हैं। तो देखिए इस नाउन के बारे में ये बताया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहें सी डांसेस, यानी वो नाचती है, क्या कुशलता पूर्वक नाचती है हमने कह दिया, तो अब ये क्या बता रही है, किसके, ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि भाई कैसे नाचती है, कुशलता पूर्वक, यानी बहुत अच्छे से, मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर सारी स्किल्स है, स्किल के साथ नाचती है, ठीक है। तो ये इसने किसके बारे में बताया, इसने इस वर्ब के बारे में बताया कि वो नाचती कैसी है हम कह रहे हैं, तो स्किलफुली नाचती है, यानी कि उसने सारे गुण सीख रखे हैं, यानी कुशलतापूर्वक नाचती है हम कह रहे हैं। तो ऐसे देखिए ये अब क्या हो गया, ये है एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बताया, ये था एडजेक्टिव जो कि नाउन के बारे में बता रहा था। अगला एक सेंटेंस देख लेते हैं, सोनू का एक्ट, यानी सोनू ने जो एक्ट किया था, जो परफॉर्मेंस दिया था, जो कार्य किया था, वो वाज क्या था, वो विचार करने योग्य था, विचार करने योग्य था, या विचारों से कह लीजिए विचारों से परिपूर्ण था, ठीक है ना, ये ठीक है। थॉटफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव, कैसा था, यानी उस पर विचार, विचारणीय, विचारणी था कह लीजिए, विचारणी एडजेक्टिव ले लेंगे आप, यानी विचारणी मतलब विचार करने योग्य था, कि सोनू ने जैसा परफॉर्मेंस दिया था, जैसा कार्य किया था, उस पर विचार करने लायक था आप कह लीजिए, तो थॉटफुल था, विचारणी था आप कह लीजिए ये। अब अगला सेंटेंस क्या है, सोनू एक्टेड, सोनू ने कार्य किया था थॉटफुली, यानी उसने क्या, उसने विचार पूर्वक कार्य किया था। इसका मतलब हम क्या करें, उसने जो कार्य किया था, कार्य करने से पहले विचार किया था कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, अच्छे से सोच समझ के उसने
सोच समझ के भली बात तब उसने कार्य किया था। यानी अब सोनू के ऊपर आ गया कि सोनू ने कार्य को कैसे किया था, विचार पूर्वक किया था भाई, सोचा समझा था उसके बाद कार्य किया था। तो ये इस वर्ब के बारे में ये वर्ड बता रहा है, ना कि सोनू के बारे में बता रहा है। ये कार्य कैसे किया था वो बता रहा है कि उसने कार्य सोच समझ करके किया था, ठीक है, विचार पूर्वक किया था, ये बता रहा है। जबकि यहाँ बताया जा रहा है सोनू ने जो कार्य किया था, कार्य के बारे में बताया जाए, कार्य कैसा था उसका, कार्य पे उसके विचार करने लायक था, तो कार्य के बारे में ये बता रहा था। देखियो सोनू के कार्य कैसा था कैसा नहीं था उसके बारे में बता रहा था, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि कार्य कैसा किया गया था, तो ये कैसा किया गया था, विचार पूर्वक किया गया था, यानी उसके बारे में सोचा गया था कि ऐसे ही करना है, तब उस तरीके से किया गया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि वर्ब के बारे में बताने के लिए एक ऐसा वर्ड आ रहा है जिसे हम एडवर्ब कह रहे हैं, और उसका रूप भी थोड़ा अलग दिख रहा है। देखिए अलग दिख रहा है, ये फुल है। ज़्यादातर एडवर्ब यल वाई लगा के बनते हैं, एडजेक्टिव में यल वाई लगा लीजिए, ये फुल था, एक यल वाई और लगा है, इस तरीके से। चलिए हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को थोड़ा सा हमने जान लिया। अब देखते हैं हमारे जो वर्ब हैं वो कैसे हैं, जो एडवर्ब से काम ले लेते हैं हम, मतलब एडवर्ब वाला काम हम एडजेक्टिव से ले लेते हैं। देखिए हर वॉइस, उसकी आवाज़, साउंड्स आवाज़ करती है, आवाज़ करती है मतलब उसकी आवाज़, मतलब कह लीजिए उसकी आवाज़ साउंड करती है, साउंड करती है का मतलब है उसकी आवाज़ ऐसे आवाज़ करती है। साउंड यहाँ वर्ब की तरह है, देखिए ये सिंगुलर हो गया तो साउंड हो, इसकी आवाज़ करती, कैसे आवाज़ करती, कठिन, हार्ड, यानी बहुत ही कह लीजिए, बहुत हार्ड का मतलब यहाँ ले लीजिए बहुत बेकार से, कि बहुत खराब कर्कश आवाज़ है उसकी एकदम से, ठीक है, यानी कि उसकी आवाज़ बहुत हार्ड साउंड करती है, ये हम कह रहे हैं। तो ये किसके बारे में बताया, इस वर्ब के बारे में बताया, कैसी कैसा साउंड निकल के आता है, हार्ड निकल के आता है। जबकि ये देखिए ये क्या है, हार्ड का जो होता है, हार्ड हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। हार्ड हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव रूप भी इसका यही है और एडवर्ब रूप भी यही है इसका, लेकिन हमें यहाँ एडजेक्टिव जैसा लग रहा है ना। ये वॉइस के बारे में नहीं बता रहा है, ये वॉइस कैसे उसकी आवाज़ करती है ये बता रहा है, तो आवाज़ करने के वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। लेकिन देखिए क्या है, दिख रहा है हमें एडजेक्टिव की तरह। तो हमने, आप समझ लीजिए एडजेक्टिव से काम ले लिया, जब साउंड्स वर्ब है तो आपने क्या किया, एडजेक्टिव लगा करके आपने काम चलाया, एडवर्ब नहीं लगाया। अगला देखते हैं हम, एक वर्ब हमारी है अपीयर, देखिए एक वर्ब हमारी है यहाँ पे अपीयर। तो अपीयर देखिए, अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है, प्रतीत होना, यानी सी अपीयर्स, वह प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती, कैसे दिखाई पड़ती, देखिए सैड, वह दुखी दिखाई पड़ती है। अब भाई दिखाई पड़ना, हम आप वर्ब से क्वेश्चन कर लीजिए, वर्ब के पहले कैसा क्वेश्चन कर लीजिए, कैसी क्वेश्चन कर लीजिए, हाउ अपीयर्स, कैसे दिखाई पड़ती है, तब आपको जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होगा। तो देखिए क्या है, वह दिखाई पड़ती, कैसे दिखाई पड़ती, दुखी दिखाई पड़ती है, हम दुखी कह रहे हैं, तो दुखी दिखाई पड़ती है तो हमें क्या कहना चाहिए भाई, दिखाई पड़ने के बारे में, कैसे दिख रही है, दुखी दिख रही है, तो ये एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब का रूप है सैड का सैडली है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव रूप है। तो एडजेक्टिव रूप है, हम एडवर्ब वाला काम जो है वो एडजेक्टिव से ले रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ समझना है यहाँ पे। अगला देखते हैं, दरअसल हमने अभी एडवर्ब भी नहीं पढ़ाया और एडजेक्टिव भी नहीं, सॉरी एडवर्ब भी नहीं पढ़ाया और वर्ब भी नहीं पढ़ा है। वर्ब को भली बात पढ़ लेंगे तब हमें ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर भी अभी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आए, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा। जैसे आई फील, मैं महसूस करता हूँ, अब कैसा महसूस करता हूँ, देखो सिक, बीमार, क्या मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं बीमार महसूस करता हूँ, तो देखिए क्या है, मैं सिक महसूस करता हूँ, तो महसूस करने के बारे में ये वर्ड बता रहा है, कैसा महसूस करता है, बीमार महसूस करता है। तो ये जबकि देखिए क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये क्या कर रहा है, वर्ब के बारे में बताने का कार्य कर रहा है। तो हम देखिए ये काम कौन करना चाहिए, एडवर्ब को करना चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कुछ वर्ब ऐसी हैं, हम वर्ब पे फोकस करेंगे, ये वर्ब है। आप सिक के अलावा और कोई अगर मतलब यहाँ पे वो लगाते, जैसे सी फील सैड, ये भी आप लगाते, कोई भी एडजेक्टिव लगाते, कोई भी आप एडजेक्टिव लगाते, तो अब उसका एडवर्ब रूप नहीं लगाते, वर्ब के लिए जो ले आते हैं यहाँ पे जो वर्ड बताने के लिए, वो एडवर्ब रूप उसका नहीं लगाते, आप उसका एडजेक्टिव रूप लगाते हैं। तो यहाँ पे आई फील सिक, तो ये एडजेक्टिव है लेकिन एडवर्ब वाला कार्य कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। ऐसे सी हैज़ ग्रोन वाइज, देखिए ये ग्रो है, ग्रो मतलब होता है क्या, बड़े होना,
ग्रो मतलब होता है विकसित होना या बड़े होना। यहाँ बड़े होने से मतलब सी हैज़ ग्रोन वाइज, यानी वह बड़ी हुई है कैसे, वाइज, बुद्धिमान। वाइजली नहीं है, देखिए एडजेक्टिव बताना है इसके बारे में, वर्ब के बारे में, लेकिन बता रहा है एडजेक्टिव, जबकि वाइजली होता है एडवर्ब। तो हम वर्ब के बारे में बताने के लिए, वर्ब के बारे में बताने के लिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि एडवर्ब का। सी हैज़ ग्रोन वाइज, यानी वो हम कह लें बुद्धिमान हो करके विकास की है, मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पे। सी लुक्ड काम एंड क्वाइट, यहाँ देखिए काम एंड क्वाइट, यानी वह दिखाई देती थी, वह दिखाई देती क्या, शांत। ये काम समझ लीजिए, काम एंड क्वाइट का मतलब ये समझ लीजिए शांत, शांत और स्थिर एकदम समझ लीजिए, ठीक है ना। शांत और एकदम चुपचाप, मतलब क्वाइट, काम शांत और ये क्वाइट मतलब चुपचाप समझ लीजिए। काम एंड क्वाइट एक ही मतलब है दोनों का, मतलब वह एकदम शांत दिखाई देती थी, कहने का मतलब है वह शांत दिखाई देती थी। अब यहाँ पे देखिए ये ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके बाद हमने ये एडजेक्टिव है, जबकि हम लगाते कामली, कामली क्या है, एडवर्ब रूप है। एंड ये होगा क्वाइटली, क्वाइटली होता है एडवर्ब, लेकिन हमने क्या लगाया, इसका एडजेक्टिव रूप लगाया है इस वर्ब के बारे में बताने के लिए। वह कैसे दिखाई देती थी, शांत दिखाई देती थी ये। अब ये देखिए अगले सेंटेंस में ये चीज़ करने का प्रयास किया गया है, सी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड, यानी वो उसने देखा था, किसको देखा था, अपने जो क्रोधित हस्बैंड को देखा था, मतलब उसने अपने क्रोधित हस्बैंड को देखा था। और कैसे देखा था ये बताया जा रहा है, किस तरीके से देखा था, कामली एंड क्विटली, यानी वही मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक से, बहुत शांति से, यानी शांतिपूर्वक देखा था हम करें तो किसकी विशेषता बता रहा है, देखने को बता रहा है, कैसे देखा था उसने अपने क्रोधित हस्बैंड की तरफ, कैसा देखा था उसने, तो हम कह रहे हैं बहुत शांति से देखा था, बहुत शांतिपूर्वक देखा था, हम ये कह रहे हैं। पढ़ने में हिंदी में बहुत सही लग रहा है शांतिपूर्वक देखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई शांतिपूर्वक नहीं, बहुत शांति। अगर आप लगाना ही चाहते हैं, आप क्या लगाएंगे, यहाँ आपको एडजेक्टिव लगाना है, तो लगाना पड़ेगा इन ए, यहाँ पर लगाना पड़ेगा इन ए काम एंड क्वाइट मैनर। आप यहाँ देखें मैनर जो है, मैनर मतलब ढंग हो गया, मैनर मतलब ढंग, एक ये नाउन हो गया, ये नाउन के पहले ये, अब ये एडजेक्टिव की तरह लग गया, देखिए एडजेक्टिव की तरह, दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया एडजेक्टिव की तरह, और इसके पहले एक प्रीपोजिशन लगा दिया, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आ रहा है, देखिए ना यहाँ नाउन आना चाहिए, नाउन आया है, और इस नाउन के हिसाब से देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल है, आ भी आया हुआ है, और उसके बीच में एडजेक्टिव घुसेड़ सकते हैं, देखिए एडजेक्टिव है हमारा, तो इनको एडजेक्टिव की तरह हमने प्रयोग किया। यानी हम कहेंगे उसने अपने क्रोधित हस्बैंड की तरफ देखा था, मतलब को देखा था कैसे, शांति ढंग से, शांति तरीके से, शांत तरीके से, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो अभी देखिए मैनर के बारे में बताने लगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे वहाँ हम देखेंगे कि कुछ हमारे एडवर्ब ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको हम क्या करेंगे, जिनका हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। अगर एडवर्ब के रूप में प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, हम ये तरीका अपनाते हैं। तो आपको अभी जो भी समझ में आया है, हम इनकी जब एडवर्ब चर्चा करेंगे वहाँ पे हम और बेहतर रूप में देखेंगे। तो हमने आज एडजेक्टिव से जुड़े हुए जितने भी रूल्स हैं वो हमने देख लिया, किसके हिसाब से, एसपी बख्शिश साहब के हिसाब से। इन्होंने जिस तरीके से भी समझाया है वो हमने समझने का प्रयास किया 2 वीडियो के माध्यम से। अगले पार्ट में कुछ हम और देख लेंगे, रेन एंड मार्टिन साहब ने किस तरीके से एडजेक्टिव बारे में कुछ बताया है वो देख लेंगे। उसके बाद हम एडवर्ब के बारे में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।